ग्रामीण विकास एवं सहकारिता बीकॉम पार्ट थर्ड। एक चैप्टर चल रहा है अपना सहकारिता की विचारधारा। इसके अंदर बात कर रहे हैं हम कि सहकारिता का उद्गम एवं विकास कैसे हुआ। देखिए, सहकारिता का प्रारंभ कब व कैसे हुआ यह कहना कठिन है। वास्तव में सहकारिता का उद्गम मानव जीवन के उद्गम से जुड़ा हुआ है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य जंगल में रहता था, जैसा अपन को पता है कि मनुष्य जंगल में रहता था, तो वहां भी वो शिकार करने, शत्रु से रक्षा करने तथा साथ रहने के लिए उसे एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती थी। सहकारिता मनुष्य की प्रकृति है। यही कारण है कि विकास के साथ साथ व्यक्ति ने समाज का निर्माण किया, शहर और गांव बनाए, जाति और समुदाय की रचना की। ये सब वो सिर्फ किसी वजह से कर पा रहा था, सहकारिता की भावना की वजह से वो कर पा रहा था। धीरे धीरे धार्मिक नैतिक दृष्टि से सहकारिता की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। आज मनुष्य अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सहयोग की भावना से कार्य करता है। मनुष्य को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, सहकारिता की भावना से कार्य करना। यह व्यक्ति को सहयोगी और स्वावलंबी बनाती है। चलिए बात करते हैं कि सहकारिता का उद्गम एवं विकास कैसे हुआ। तो देखिए, सहकारिता का उद्गम एवं विकास 3 चरणों में हुआ: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक युग। तो देखिए, प्राचीन काल में किस तरह की सहकारिता थी। मानव सभ्यता का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल में हम जानते हैं कि मिस्र, चीन, रोम, यूनान, बेबीलोनिया, ये आपको ध्यान रखनी है कि मिस्र, चीन, रोम, यूनान, बेबीलोनिया, जो यहाँ की सभ्यताएं थी, अत्यधिक विकसित अवस्था में थी। और इस काल में भी सहकारिता की भावना के दर्शन होते थे। ईसा से 3000 वर्ष पहले मिस्र में दस्तकारों के सहकारी संघ थे, जो समाज की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से मिलकर कार्य करते थे। जबकि बेबीलोनिया में सहकारी आधार पर कृषि की जाती थी। उस समय के व्यापार एवं वाणिज्य में सहकारिता के अवशेष मिलते हैं। उस समय सहकारी संस्थाएं कृषकों व दस्तकारों को धनी व शक्तिशाली व्यक्तियों के शोषण से बचाते थे। आज भी यही है। जो लोग बहुत शक्तिशाली हैं, उनके शोषण से बचाने के लिए ही हम लोग सहकारिता का संघ बनाते हैं। यूनान में व्यक्तियों के दाह संस्कार के लिए सहकारी समितियां बनी हुई थी। वहां वे धार्मिक व सांस्कृतिक सहयोग की भावना की प्रतीक थी। चीन में हान वंश के शासनकाल में साख समितियां कार्यरत थी। सहकारी साख व्यवस्था का प्रारंभ चीन से ही हुआ। वहां पर सहकारी बचत एवं ऋण संघ कार्यरत थे। ये संघ प्रजातांत्रिक आधार पर कार्य करते थे। रोम में सहकारिता धार्मिक समूहों के रूप में अस्तित्व में आई। यह दस्तकारों, चर्मकारों, सुनारों, कुम्हारों आदि के सहकारी संघ स्थापित थे। इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल में भी सहकारिता के रूप हमको देखने को मिलते हैं। अपन बात करते हैं सेकंड कि मध्यकाल, मिडाइवल एरा। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की समाप्ति के बाद विश्व इतिहास में एक नई तरह की दिशा मिली। ईसाई धर्म के प्रचारकों ने मनुष्य के मूलभूत अधिकारों के महत्व पर बल दिया। इसमें
प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र माना जाता है। ईसाई धर्म के प्रचारक से इंग्लैंड जो प्रचार हुआ ना, तो इंग्लैंड में एक नए सामुदायिक जीवन का विकास हुआ, जिसे इन्होंने बोला मैनोरियल सिस्टम। इसी से सहकारी कृषि का उद्गम हुआ माना जाता है। मध्यकाल में 10 कारों के गिल्ड स्थापित हुए, जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। इस्लाम के प्रचार ने भी सहकारिता की भावना को प्रोत्साहित किया। इस्लाम ने व्यापार में धन के महत्व को अस्वीकार करते हुए गरीब व्यक्तियों की सहायता का उपदेश दिया। देखिए, आज भी इस्लाम में ऐसा है कि ब्याज पे पाबंदी है, ब्याज नहीं लेते हैं लोग इस्लाम वाले। पुनर्जागरण काल में वाणिज्यिक संगठनों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। सन 1769 में जर्मनी में भूमि बंधक बैंक स्थापित किए। इनका उद्देश्य गरीब किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। 1750 की औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया था, हम सब जानते हैं, जिससे श्रमिक व निर्धन वर्गों का शोषण हुआ, ये भी हम जानते हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए श्रमिकों को कम मजदूरी देकर अधिक काम लिया जाने लगा। इस प्रकार उपभोग के क्षेत्र में भी उपभोक्ता का शोषण किया जाने लगा। इस शोषण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आधुनिक सहकारी आंदोलन का विकास हुआ। तो अपन बात करते हैं अब तीसरी, आधुनिक सहकारी आंदोलन या आधुनिक युग। देखिए, इसमें मैं कई सारे लेखकों के कई सारे जो सहकारिता के जन्मदाता हैं उनके नाम लूंगा। अब उन नामों को ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी किताब में भी मिलेंगे आपको, और ये सहकारिता के पितामह जैसे नाम हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न शोषण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सहकारी आंदोलन का जन्म हुआ था। आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, लोग सिर्फ बेनिफिट करने के लिए पूंजीवादी देशों के अंदर, उद्योग के अंदर श्रमिकों को यूज करते थे, बच्चों को लेते थे और उनका शोषण करते थे, उपभोक्ता को शोषण करते थे, श्रमिकों को शोषण करते थे। तो उसके परिणाम स्वरूप सहकारी आंदोलन का उदय हुआ। ये प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण थी। इसमें दुर्बल व्यक्तियों ने संगठित होकर शोषण के विरुद्ध कदम उठाया। जो गरीब लोग थे उन्होंने क्या किया, शोषण के विरुद्ध कदम उठाया। इस समय सहकारिता के विकास का उद्देश्य शोषित समाज को संरक्षण प्रदान करना था। औद्योगिक क्रांति में शोषण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वर्ग संघर्ष उत्पन्न हुआ था, लेकिन कुछ उदारवादियों ने भी पूंजीवादी व्यवस्था में भी सहकारिता का प्रारंभ किया, जिससे दुर्बल व्यक्ति संगठित होकर अपने हितों की रक्षा कर सके और स्वावलंबी हो सके। सर्वप्रथम, ठीक नाम ले रहा हूं मैं, रॉबर्ट ओवन ने एक स्वावलंबी समाज की कल्पना करते हुए श्रमिक बस्तियों का निर्माण किया। किसका निर्माण किया था इन्होंने? श्रमिक बस्तियों का निर्माण किया, जिसमें श्रमिकों को संगठित कर अपने पैरों पर खड़ा किया गया। सन 1844 में रागडेल नामक स्थान पर, नाम क्या लिया मैंने, रागडेल। रॉबर्ट ओवन ने तो क्या किया था, श्रमिक बस्तियों का निर्माण किया था। और 1844 में क्या किया, रागडेल नामक स्थान पर 28 बनकरों ने मिलकर एक सहकारी समिति का गठन किया। वे रॉबर्ट ओवन के विचारों से प्रभावित थे। रागडेल के बनकरों से ही आधुनिक सहकारी आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। इसलिए उन्हें रागडेल के बनकरों से ही आधुनिक सहकारी आंदोलन प्रारंभ माना जाता है। इसलिए उन्हें रागडेल अग्रगामी कहा जाता है। अपने कार्यक्रम की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था कि संभव और व्यावहारिक होने पर सहकारी समिति उत्पादन वितरण, मतलब फ्यूचर में सहकारी समिति उत्पादन वितरण, शिक्षा और शासन की व्यवस्था करने की कार्रवाई करेगी। बहुत आगे तक की सोच के उन्होंने सहकारी आंदोलन की बात की थी। इस प्रकार इन्होंने पारस्परिक सहयोग से समान हितों के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना की।
उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना किसने की? रॉकडेल के बिनकुरो से। अब एक और थे सुल्जे डेलिस व रेफेसन। सुल्जे डेलिस व रेफेसन सुल्जे डेलिस व रेफेसन ने जर्मनी में सहकारी साख का श्री गणेश किया। रेफेसन ग्रामीण सहकारी साख के प्रवर्तक थे। रेफेसन कौन थे? ग्रामीण 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 सहकारी साख के प्रवर्तक थे। तो सुल्जे डेलिस शहरी सहकारी साख के प्रवर्तक थे। सुल्जे डेलिस सहकारी और रेफेसन ग्रामीण सहकारी साख समिति के प्रवर्तक थे। इन्होंने दस्तकारों, निर्धनों व साधनहीनों को ऋण देने के उद्देश्य से साख समितियों की स्थापना की। प्रारंभ में चार्ल्स फूरियर ने समाजवादी समाज की स्थापना की कल्पना की। बुशेस ने औद्योगिक सहकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला। अनेक धार्मिक सुधारकों ने वर्ग संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहकारिता की भावना के विकास पर अपने उद्देश्य दिए। कुछ देशों में इसे धार्मिक परंपरा के रूप में अपनाया गया। इस प्रकार सहकारिता एक आर्थिक आंदोलन ही नहीं बल्कि यह एक सामाजिक जीवन पद्धति है। यह एक जन आंदोलन है जो जनता के व्यापक हितों के लिए कार्यरत है। इसमें कार्य करने की भावना निहित होती है। ये पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता करने व स्वावलंबी बनने के उद्देश्य से संचालित किया गया है। भारत में सरकारी योजनाओं के रूप में सहकारी योजनाओं को आवश्यक माना गया है। फिर आप बात करते हैं कि सहकारिता के उद्गम एवं विकास के कारण क्या थे। तो देखिए, सहकारी आंदोलन स्वयं तो उत्पन्न नहीं हुआ। जब तक व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती वह अकेला कार्य करता रहता है, और जब उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि बिना सहयोग के कार्य नहीं होगा तो वो साथ मिलकर सहयोग से कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। सहकारिता की उत्पत्ति भी मानव की इसी मूल भावना का परिणाम है। सहकारिता की उत्पत्ति एवं विकास के लिए जो कारण है वो निम्नलिखित है। पहला कारण है शोषण से मुक्ति की चाह। शोषण से मुक्ति की चाह। देखिए, जो सबसे पहला कारण है सहकारिता के उद्गम का वो यही है कि वो उसके लिए जो शोषण हो रहा है उससे मुक्ति की इच्छा रखता है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज के निर्बल वर्गों का अनेक प्रकार से शोषण किया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ? जो श्रमिक थे उनका और जो उपभोक्ता थे उन सबका शोषण किया जाने लगा था। परिणाम स्वरूप निर्बल जो लोग थे उनका बहुत ज्यादा शोषण होने लगा। इस शोषण से मुक्त होने की चाह ने ही सहकारिता की भावना को जन्म दिया। तो लोगों ने क्या किया? आपस में मिलकर इस शोषण से मुक्ति चाहने के लिए संघ बनाते चले गए। उनको पता था कि शोषण के विरोध हम संगठित होकर तो आवाज उठा सकते हैं, पर इकल्ला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। तो उपभोक्ताओं के शोषण से मुक्ति चाहने के लिए सहकारी उपभोक्ता भंडारों का जन्म हुआ। साहूकार ग्रामीण कृषकों को ऊंची ब्याज दर व कठोर शर्तों पर ऋण देकर उनका शोषण करते थे। साहूकार जो लोग होते हैं ना गांव के ज्यादा पैसे वाले, वो क्या करते थे? ग्रामीणों को ऊंची ब्याज दर पर और कठोर शर्तों पर ऋण देकर उनका शोषण करते थे।
इससे मुक्ति के लिए सहकारी शाखा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। दूसरी बात है मध्यस्थों की समाप्ति। सहकारिता का उद्गम एवं विकास मध्यस्थों की समाप्ति के लिए हुआ। उत्पादन जब बड़े पैमाने का होने लगा तो उनके वितरण की समस्या होने लगी। तो वितरण की समस्या को सरल बनाने के लिए दलालों यानी मध्यस्थों का जन्म हुआ। मध्यस्थ करना या कमीशन का कार्य करना बुरा कार्य नहीं है, किंतु ये उत्पादन करने वालों से भी और जिनको उपभोग करेंगे उनसे भी, दोनों तरफ से, दोनों लोगों से ये दलाली लेने लगे, जिसकी वजह से उपभोक्ता व उत्पादक दोनों का शोषण होने लगा। और धीरे धीरे इनकी श्रृंखला इतनी बड़ी हो गई कि ये अल्टीमेटली कष्ट देने लगी। इसीलिए मध्यस्थों से मुक्ति पाने के लिए किसानों ने, उपभोक्ताओं ने और समाज के अन्य वर्गों ने अलग अलग सहकारी समितियों का निर्माण किया। और कृषक सीधे ही सहकारी साख समितियों से ऋण लेगा और विपणन समिति के माध्यम से अपना माल मंडियों में बेचने की बात करने लगा। इस प्रकार वो बीच में दलाल जो पाए जा रहे थे उनको उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। अगली बात है शोषित वर्ग में चेतना एवं संघ शक्ति का उदय। अत्यधिक शोषण के परिणाम स्वरूप समाज के शोषित वर्ग, कृषक, दस्तकार, उपभोक्ता ने सोचा कि इस शोषण से मुक्ति हम सिर्फ संगठित होकर ही कर सकते हैं, अन्यथा हमारा सालों साल शोषण होता रहेगा। और अगर हम संगठित रहेंगे तो एक दूसरे के हितों की रक्षा भी करेंगे। और इसके कारण सामाजिक चेतना का विकास हुआ और धीरे धीरे संघ शक्ति के उदय होने के फलस्वरूप सहकारिता की विचारधारा को प्रोत्साहन मिलने लगा। अगला समाज सुधारकों का योगदान। उस समय समाज के अनेक समाज सुधारकों ने भी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी। शोषित वर्ग को संगठित करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए रॉबर्ट ओवन, सुलजे, डेलिस, रेफेसन आदि प्रमुख समाज सुधारकों ने, अनेक धर्म प्रचारकों ने विभिन्न दिशाओं में सहकारिता की भावना का विकास किया। भारत में भी महात्मा गांधी ने सहकारी समाज की आवश्यकता पर बल दिया था। इस प्रकार समाज सुधारकों एवं धर्म प्रचारकों ने सहकारिता के विकास पर अत्यधिक बल दिया था। अगली बार समर्पित सहकार। अब धीरे धीरे समाज में चेतना आने लगी। कुछ व्यक्ति आगे बढ़े और उन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज व स्वयं के हित के लिए संगठन बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। ये व्यक्ति सेवा की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते थे। इस प्रकार सच्चे व समर्पित सहकारों ने सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये व्यक्ति धार्मिक होने के साथ साथ नैतिक व धर्म से इन्होंने उसको जोड़ा और इसे सच्चे, निस्वार्थ और समर्पण भावना से इसका विकास किया। हमारा अगला सरकारी सहयोग। देखिए, सरकारी सहयोग का भी अपना महत्वपूर्ण रोल है। सरकार ने सहकारिता के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन की नीति अपनाई। फलस्वरूप सहकारी आंदोलनों को सहयोग व समर्थन दिया। सहकारी कानूनों का निर्माण किया। सरकार द्वारा वित्तीय व प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराई गई। सरकार ने व्यापारियों, साहूकारों, मध्यस्थों और दलालों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए समाज के निर्बल वर्ग को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सहकारिता को प्रभावी माध्यम से स्वीकार किया। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ व विकास सरकारी नीति के ही परिणाम स्वरूप हुआ।
इसीलिए जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं या कोऑपरेटिव फुल फ्लैश राजस्थान में देखिए एक सहकारी विभाग कार्यरत है। भारत में विभिन्न योजनाओं में सहकारिता के लिए अलग से वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इस प्रकार यह आंदोलन सरकार के प्रत्यक्ष व परोक्ष सहयोग से आगे बढ़ा है। अगली बात, प्रगतिशील सहकारी कानूनों का निर्माण। सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जिससे उनको प्रोत्साहन मिल सके। इन कानूनों के माध्यम से जन चेतना और सहकारिता के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया। इन कानूनों में सहकारी समितियों का गठन, पंजीयन, वित्तीय व्यवस्था, प्रबंध संचालन तथा सरकारी संरक्षण संबंधी अनेक प्रावधान बनाए गए। इस कारण सहकारी आंदोलन का व्यवस्थित विकास हुआ। अगली बात है सफल प्रयोग। कुछ देशों में विभिन्न प्रकार के सहकारी संबंधी बहुत सारे प्रयोग किए, वो सफल रहे। इनसे प्रेरित होकर अन्य देशों ने भी सहकारिता को अपनाने के प्रयास किए। इस प्रकार प्रयोगों की सफलता ने सहकारी आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। डेनमार्क, यूगोस्लाविया में डेयरी क्षेत्र में सफल सहकारी प्रयोगों को बढ़ावा मिला, जिससे प्रेरित होकर सहकारी समितियों की स्थापना की गई। इस प्रकार साख समितियां, विपणन व विधायन समितियां, उपभोक्ता समितियां, गृह निर्माण समितियां आदि का विकास होता रहा है। अगला पॉइंट है सहकारिता की संघात्मक संरचना। देखिए, सहकारिता का जो संघात संरचना है उसमें राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय बैंक एवं ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक समितियां स्थापित की गई है। ये समितियां एवं बैंक अपनी सदस्य समितियों को सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करते हैं तथा उसके विकास में सहयोग देते हैं। इस प्रकार के प्रयासों से सहकारी आंदोलन का तेजी से विकास हुआ है। संघात्मक स्वरूप के अतिरिक्त अंतर सहकारी समिति सहयोग ने भी सहकारी आंदोलन के विकास को गति प्रदान की है। साख को विपणन से संबद्ध किया गया है। विपणन समितियां विधायन समितियों से संबद्ध है। औद्योगिक व विपणन समितियां उपभोक्ता समितियों को सहयोग देती है। इस प्रकार सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो आदि में आपसी सहयोग की भावना से सहकारिता का विकास हुआ। सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण। देखिए, सहकारी आंदोलन के विकास में सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का भी विशेष योगदान है। सहकारिता के विकास में इसको बहुत आवश्यक माना गया है। इसलिए सहकारिता के सिद्धांतों को प्रारंभ से ही शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया। सहकारी शिक्षा ने जन चेतना की जागृति की। शिक्षा के माध्यम से सदस्यों को सहकारिता के लाभों से अवगत कराया गया। सहकारी शिक्षा करना सदस्यों में स्वयं प्रेरणा जागृत होती थी और समितियों को गठन एवं कार्य में रुचि होने लगी। इसके साथ ही सहकारी प्रशिक्षण भी आवश्यक होता चला गया और ये सोचा जाने लगा कि योग्य और कुशल एम्प्लॉय और प्रशासक होने के लिए इनकी ट्रेनिंग्स बहुत आवश्यक है। देखिए, राजस्थान के अंदर जो सहकारी विभाग है वो अपना झालान डोगरी पर इनका ऑफिस है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है सहकारिता के ऊपर, वो ट्रेनिंग्स देते हैं वहां पर। तो इसकी ट्रेनिंग्स के माध्यम से राज्य स्तर में तेजी से सहकारिता का विकास हुआ है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार।